फिल्म की शुरुआत में हमें जॉन विक को दिखाया जाता है जो कि अपनी फाइटिंग के लिए मुक्कों की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसके पास आता है एक आदमी जो कि जॉन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो उसके लिए बुलेट प्रूफ सूट और कुछ गन्स लाया था और साथ ही जॉन से कहता है कि तुम्हें अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी क्योंकि तुम्हारा मुकाबला हाई टेबल के साथ है। दरअसल हाई टेबल एक बहुत बड़ा माफिया था जिनके साथ जॉन कभी काम किया करता था, लेकिन जब से जॉन ने इनके साथ काम करना छोड़ा था तो ये लोग जॉन के दुश्मन बन गए थे और ये सब तैयारी जॉन उन्हीं के लिए कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है डेजर्ट की तरफ जहाँ पे जॉन विक घोड़े पे सवार यहाँ के किंग के गार्ड्स पे गोलियां चला रहा होता है। ये लोग जॉन से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन जॉन विक इन सबको मार डालता है। फिर इसके बाद वो उनके सरदार के पास जाता है तो वो किंग जॉन से कहता है, मैं जानता हूँ जॉन कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं, तुम हाई टेबल को मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे बाद कोई और आ जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। इस पे जॉन विक कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी आज़ादी मांगी थी। तो किंग उससे कहता है कि ऐसा करने से तुम्हें आज़ादी नहीं बल्कि सिर्फ मौत मिलेगी, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और सीधा उसकी खोपड़ी में गोली घुसा देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में मौजूद कॉन्टिनेंट होटल से, जहाँ पे एक आदमी जिसकी रिंग फिंगर कटी हुई थी वो होटल के मैनेजर के पास एक सीक्रेट मैसेज लेके आता है। अब होटल का मैनेजर इसे अपने बॉस के पास लेके जाता है जिसका नाम विटसन है। ये आदमी विटसन के सामने एक बहुत बड़ी रेत की घड़ी रख देता है और उससे कहता है कि हमारे किंग के मरने के बाद सारा कमांड मार्कस के पास चला गया है और मार्कस आपसे 1 घंटे में मिलना चाहता है और तुम उससे मिलने से इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि विटसन अपने मैनेजर के पास मार्कस से मिलने के लिए उसके अजीम आलीशान बिल्डिंग में जाता है। दरअसल मार्कस ने बहुत अरसा पहले विटसन को जॉन को मारने का हुक्म दिया था, तो वो विटसन से पूछता है कि विटसन, हमने तो तुम्हें जॉन को मारने का हुक्म दिया था लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे है? तो विटसन कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने तो उसे मार दिया था। फिर मार्कस उसे कहता है कि हाँ, जॉन जिंदा है और उसने हमारे किंग को भी मार दिया है और वो हाई टेबल के बहुत से और लोगों के पीछे भी है। विटसन, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ जो ही उस रेत की घड़ी पे जो कि मार्कस ने अपने आदमी के हाथ भिजवाई थी उस पे टाइम कंप्लीट होता है तो विटसन के होटल के परखच्चे उड़ जाते हैं। अभी भी मार्कस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था तो वो विटसन के मैनेजर पे गोली चला के उसे मार देता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वायलिन बजा रही होती है और उसके साथ उसके फादर कैन मौजूद होते हैं और उनको कुछ अच्छे से नजर नहीं आता। कैन ने भी दरअसल हाई टेबल के साथ काफी अरसे तक काम किया था। उसको भी मार्कस से मिलने का मैसेज आता है और जब कैन वहां पे जाता है मार्कस उसे कहता है, कैन, मैं जानता हूँ कि तुम हाई टेबल के वन ऑफ द बेस्ट किलर हो। इस पे कैन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये काम तो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ दिया है। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। फिर इसके बाद कैन को उस आदमी का नाम बताया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि जॉन और कैन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब कैन इस काम को करने से इनकार कर देता है तो मार्कस उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान अजीज है तो तुम्हें ये काम करना होगा, जिस पे कैन को मजबूरन राजी होना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है ओकासा होटल में। इस होटल की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे कोई आदमी दूसरे आदमी को नहीं मार सकता था। यहाँ पे 200 दुश्मन एक साथ रह सकते थे क्योंकि चोरी चकारी, होन रेजी, लूट मार यहाँ पे अलाउ नहीं था। होटल के मालिक की बेटी उसे होटल की तफसील बता रही होती है कि इतने में उनसे जॉन विक मिलने आ जाता है। तो वो लड़की कहती है, पापा, इसे तो माफिया के लोग ढूंढ रहे हैं और अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि वो लोग भी इसका पीछा करते हुए यहाँ तक ज़रूर आएंगे। लेकिन होटल का मालिक कहता है कि नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसकी ज़रूर हिफाजत करूँगा। थोड़ी देर बाद मार्कस के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो मालिक से पूछते हैं कि हमने सुना है कि जॉन विक ने तुम्हारे होटल में पनाह ली है और अगर ऐसा है तो उसे हमारे हवाले कर दो। तो मालिक कहता है, नहीं, वो यहाँ पे नहीं आया और अगर आप चाहें तो होटल की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हथियार लाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मार्कस के लोग तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो फ़ौरन से अपने हथियार निकाल के होटल के मालिक पे हमला करने लगते हैं। तो होटल का मालिक भी अपने साथियों को बुला लेता है और यहाँ पे होती है ज़बरदस्त लड़ाई। होटल के मालिक के लोग बहुत बहादुरी के साथ इन लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं। होटल के मालिक की टीम वेल ट्रेन होती है। इनमें कोई तीरबाज होता है तो कोई
तलवारबाज। किसी का गोली का निशाना बहुत परफेक्ट था। ये लोग बहुत बहादुरी के साथ मार्कस के लोगों से लड़ रहे होते हैं। होटल के मालिक की बेटी भी इस लड़ाई में शामिल होती है और इनके दरमियान होती है ज़बरदस्त लड़ाई। अब इसी बीच में जॉन विक भी वहाँ पे आ जाता है और इसके हाथ में तो छोटी सी पेंसिल भी बहुत बड़ा हथियार था। जॉन विक अपनी पिस्टल के साथ मार्कस के बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पर जब मार्कस का आदमी ये देखता है कि वो हारने वाला है तो वो केन को अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है। अब केन जब वहाँ पे आता है, जो कि आंखों से तो अंधा था, लेकिन उसके पास अपनी लड़ाई के लिए बहुत से गैजेट मौजूद थे जो कि उसके खुद के बनाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक स्टिक थी और जब भी कोई आदमी उसके पास आता था तो वो वाइब्रेट करने लगती थी। अब जब जॉन विक वहाँ पे आता है तो केन को फ़ौरन से पता चल जाता है और जैसे ही केन जॉन विक पे हमला करता है, अभी केन जॉन को मारने ही वाला होता है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है नोबॉडी। जॉन उन गुंडों से बच के तो निकल आता है लेकिन नोबॉडी के सामने आ जाता है। दरअसल ये आदमी इनाम के लालच में जॉन को मारने के लिए आया था, क्योंकि मार्कस ने जॉन को मारने पे बहुत से इनाम रखा था। अब ये आदमी चाहे तो जॉन को मार भी सकता था, लेकिन ये सोचता है कि जब इनाम की रकम बढ़ जाएगी तब वो जॉन को मारेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल का मालिक और उसकी बेटी की कंडीशन बहुत ख़राब होती है कि वो यहाँ से निकल के सेफ जगह पे पहुँचने ही वाले होते हैं कि इनका मुकाबला हो जाता है केन के साथ। तो होटल का मालिक केन से कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि मैं, तुम और जॉन कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे? क्या तुम्हें दोस्ती और दुश्मनी में फ़र्क भूल गया है? तो केन उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। वो इसके बाद वो होटल के मालिक पे हमला कर देता है और इनके दरमियान फाइटिंग के बाद बिलाखिर केन जीत जाता है। वो होटल के मालिक पे हमला करके उसे मार देता है। अब होटल के मालिक की बेटी यहाँ से भाग के एक ट्रेन पे सवार हो जाती है जहाँ पे जॉन ऑलरेडी मौजूद होता है और उनके दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे हमें विटसन को दिखाया जाता है जो कि अपने खंडर बने हुए होटल को देख रहा होता है जिसे मार्कस ने बम के जरिए से तबाह कर दिया था, और इसके पास जॉन का दोस्त था जो कि जॉन को फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इन दोनों का सब कुछ मार्कस ने तबाह कर दिया था। अब ये दोनों भी एक साथ मिल गए थे, यानी ये दोनों भी अब मार्कस के दुश्मन थे। अब नोबडी मार्कस से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे केन भी उसके साथ बैठा होता है, और जब मार्कस का मैनेजर उसको बुलाने के लिए आता है तो केन उससे कहता है कि मार्कस के साथ कोई भी डील करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। अब मार्कस उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कोई नहीं, बस एक बेनाम सा हूँ, जॉन के बारे में जानता हूँ और उसको मारने के बदले में 25 मिलियन मुझे चाहिए, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि जॉन इस वक्त कहाँ है। ये बात सुन के मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ पे चाकू मार देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस चाकू को हटाए बगैर अपने हाथ को निकाल लिया तो हमारी डील पक्की। अब ये लालची आदमी इस चांस को गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो उस चाकू को नहीं बल्कि अपने हाथ को ही उससे अलग कर लेता है, जिसपे उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा। लेकिन खैर उनकी डील तो पक्की हो जाती है। इधर विटसन अपने मैनेजर की कब्र पे आता है जिसको मार्कस ने मार दिया था। अब यहाँ पे जब जॉन आता है तो वो इससे कहता है कि मुझे आपके होटल के बारे में पता लगा, मुझे बहुत अफसोस है, ये सब कुछ आपके साथ मेरी वजह से हो रहा है। आपने मार्कस के कहने के बावजूद मेरी जान बख्श दी थी और मेरी हेल्प की आपको इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं जल्द ही इन सबको अपने अंजाम तक पहुँचा दूँगा। अब विटसन कहता है कि मार्कस से मुकाबला करना तुम्हारे अकेले का काम नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मुकाबले के लिए कहो और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ मुकाबला ज़रूर करेगा। और फिर उसे यूनिवर्सल कंपटीशन के बारे में बताता है जिसका मतलब है 2 फैमिलीज़ के हेड आमने सामने होंगे। लेकिन जॉन तो काफ़ी अर्से पहले अपनी फैमिली से अलहदा हो गया था और उसकी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन अब मार्कस के साथ तो उसे मुकाबला करना ही था, इसलिए वो अपनी सिस्टर के पास जाता है जो कि जॉन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि काफ़ी साल पहले जॉन ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और ये जॉन के गले में रस्सी डाल के उसे लटका देती है। अब क्योंकि ये जानती है कि मार्कस के लोग जॉन के पीछे हैं और किसी भी वक्त यहाँ पे भी आ सकते थे, जिस वजह से उसकी सिस्टर की फैमिली भी ख़तरे में थी। अब जॉन उसे बताता है कि मैंने मार्कस को यूनिवर्स कंपटीशन के लिए पुकारा है, जिसके लिए मुझे अपनी फैमिली से जुड़ना होगा। तो उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो कि हमारे बाप का कातिल है। अब जॉन उस आदमी को मारने के लिए निकलता है जो कि उनके बाप का कातिल था
और ये आदमी जिसने उसके बाप को मारा था ताश के पत्तों से खेल रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केन और नोबडी भी पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जॉन इस आदमी को मारने के लिए ज़रूर आएगा, इसलिए वो उसका पहले से ही यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी जॉन से पूछता है कि जॉन, क्या बात है कि तुम्हारे इतने ज़्यादा दुश्मन हैं? तुम्हें नोबडी भी मारना चाहता है और तुम्हें केन भी मारना चाहता है, और तो और मैं भी मारना चाहता हूँ। तो चलो पहले एक गेम खेलते हैं। तो फिर इसके बाद वो कार्ड खेलने लगते हैं, जिसमें वो मोटा आदमी जीत जाता है। अब जॉन उसका गला ताश के पत्तों से काट देता है। अब वो आदमी जॉन से जान बचाने के लिए भागने लगता है और जॉन भी उसका मुकाबला करता है। बार में डांस करते हुए लोगों के बीच में से भागते हुए जॉन इसके बहुत से आदमियों को ढेर कर देता है। पर जब बारी आती है उस आदमी की जिसने उसके बाप को मारा था, तो वो भी अच्छा खासा तगड़ा आदमी होता है। इनके दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जॉन उसको सीढ़ियों से गिरा देता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब जॉन निशानी के तौर पे उसके सोने का दांत उखाड़ कर ले जाता है, ताकि अपनी बहन को बता सके कि उसने अपने बाप के कातिल को मार दिया है। अब उसकी बहन ये देखते हुए उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है। अब फाइनली उसकी सिस्टर उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है, जिनकी रस्म थी बाजुओं पे ड्रैगन का निशान बनाना, और वो निशान जॉन के बाजू पे बना देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि विटसन मार्कस के पास आता है और उससे कहता है कि जॉन ने तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारा है। तो मार्कस कहता है कि इसके लिए तो फैमिली की ज़रूरत होती है, और मैं जानता हूँ कि जॉन की तो कोई फैमिली ही नहीं है। अब विटसन कहता है नहीं, उसकी फैमिली है, उसकी सिस्टर ही उसकी फैमिली है। इस पर मार्कस कहता है कि ठीक है, अगर जॉन मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मुझे ये मंजूर है। अब मार्कस कहता है कि मुकाबले में कोऑर्डिनेटर भी होता है, और अगर घर आना चाहे तो अपने कोऑर्डिनेटर को अपनी जगह पर लड़ने के लिए भेज सकता, और मैं अपना कोऑर्डिनेटर चुनूंगा केन को। अब नेक्स्ट सुबह मुकाबले की शराइत डिसाइड की जाती है, जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ी टेबल पे बिठा दिया जाता है और इनके सामने कार्ड्स पड़े होते हैं। और ये कार्ड्स कोई आम कार्ड्स नहीं थी, बल्कि ये थी स्टील प्लेट्स। जिसका नंबर बड़ा आएगा उसका पलड़ा भारी होगा। मुकाबले के लिए 3 शराइत रखी जाती हैं: लड़ने की जगह, लड़ने का हथियार और कोऑर्डिनेटर। अब मार्कस की तरफ से तो उसका कोऑर्डिनेटर केन लड़ेगा, और जॉन की तरफ से जॉन ही आएगा। और मुकाबले की जगह थी ऊंची पहाड़ी पे मौजूद चर्च, और लड़ने का हथियार था पिस्टल। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें मुकाबला स्टार्ट करना था। यहाँ पे हाई टेबल एक नोटिस जारी करती, जिसके मुताबिक अगर कोई एक बाशिंदा टाइम पे ना पहुँचा तो उसको वहीं पे मार दिया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है केन और जॉन विक एक चर्च में मिलते हैं। अब केन जॉन को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बेटी की जान खतरे में थी और उसकी जान बचाने के लिए उसे जॉन के साथ लड़ना ही था। और दूसरी तरफ जॉन था, जो कि अपनी बीवी के कातिल से बदला लेना चाहता था और एक छोटे से क्राइम से हाई टेबल तक जा पहुंचा था, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे मजबूत थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब मार्कस का एक आदमी उससे कहता है कि तुमने जॉन के साथ मुकाबला करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें किसी भी कीमत पे जीतने नहीं देगा। अब मार्कस सारी बातें सुनने के बाद कहता है ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब वो मुकाबले के लिए आएगा, अगर वो मुकाबले के लिए आए ही ना तो। इसके बाद मार्कस अपने एक आदमी को कहता है कि इस खबर को हर जगह फैला दो कि जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उधर जॉन का दोस्त उसके मुकाबले के लिए बुलेट प्रूफ सूट और कुछ गन्स लाया था। अब क्योंकि ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, इसी वजह से हर इवन के छोटा मोटा माफिया भी जॉन की जान के पीछे था। अब इनसे जान छुड़ाना जॉन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और ये सब कुछ दूर खड़े कैन और नोबडी देख रहे होते हैं। मगर वो अपनी जान बचाता गाड़ी में बैठ के ड्रिफ्ट लगाता हुआ बहुत से लोगों पे गोलियां चला रहा था। तकरीबन उसी रोड पे 60-70 लोगों को तो वो टपका देता है। अब जॉन अपनी जान यहाँ से बचाता हुआ एक बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन मार्कस के लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं और इस पे कॉन्टीन्यूसली हमला करते हैं। अब चूँकि नोबडी को भी पता लग गया था कि जॉन के मारने पे बहुत बड़ा इनाम है, तो वो भी उसको मारने के लिए आ जाता है। और जो ही वो जॉन को मारने के लिए उस पर गन तानता है, तो देखता है कि जॉन मार्कस के उस आदमी को मार रहा है जो कि नोबडी के डॉग को मारने वाला होता है। तो नोबडी देखता है कि जॉन उसके कुत्ते को मार्कस के आदमी से बचा रहा है। वो मार्कस के आदमी को मार देता है और डॉग को वहाँ से बचा लेता है, क्योंकि कुत्तों की अहमियत का अंदाज़ा तो जॉन बहुत अच्छे से जानता था। अब रात बीत चुकी थी और सुबह होने वाली थी। जॉन को 200 सीढ़ियाँ चढ़ के अपने मुकाबले वाली जगह पे पहुंचना था, लेकिन यहाँ पे भी मार्कस के लोग इस पे हमला करने के लिए आ जाते हैं और जॉन इतना थकने के बावजूद इनका बहादुरी से मुकाबला करता है। अब केन और नोबडी भी उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं।
इतना सब कुछ देखने के बाद जॉन आखिर अपने मुकाबले वाली जगह पे पहुंच जाता है। अब मार्कस की तरफ से केन को लड़ना था, तो केन और जॉन दोनों हाथ मिलाते हैं और मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे उनको गन्स दी जाती है और उनको बताया जाता है कि पहली गोली 30 फुट के फासले से लगानी है, दूसरी गोली 20 फुट और जो लास्ट गोली है वो 10 फुट के फासले से लगानी होगी। और जो ही उनसे कहा जाता है फायर, तो वो एक दूसरे पर 30 फीट की दूरी से गोली चला देते हैं। दोनों के कंधों पे लगती है। अब दूसरी गोली 20 फीट के फासले से लगानी होती है, जो कि केन की कमर में और जॉन के दोबारा से कंधे पे लगती है। और अब आखिरी गोली उन्होंने 10 फीट के फासले से लगानी होती है। और जब केन गोली चलाता है तो वो जॉन के पेट में जाके लगती है। इस तरह से केन ने मुकाबला जीत लिया था, यानी कि मार्कस ये मुकाबला जीत चुका था। अब मार्कस खुद सामने आ जाता है और वो केन से कहता है कि पिस्टल मुझे दो, मैं लास्ट गोली इसके सर पे मारूंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को ज़िंदा नहीं छोड़ता। अब विटसन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। अब केन ने गोली चलाई थी लेकिन जॉन ने नहीं। जॉन के पिस्टल में अभी भी गोली मौजूद है। अब इसके साथ ही जॉन मार्कस के सर पे गोली मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और ये मुकाबला आखिरकार जॉन जीत जाता है। अब वादे के मुताबिक जॉन को उसकी ज़िंदगी दे दी जाती है और हाई टेबल ये भी वादा करते हैं कि वो अपने पैसों से विटसन के होटल को दोबारा रिपेयर करेंगे। और ये कहा जाता है कि अब उनकी तरफ से जॉन को कोई भी मसला नहीं होगा। इसके साथ ही मुकाबला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। लास्ट में हम देखते हैं कि जॉन विक की कब्र उसकी बीवी के साथ होती है, जिस पे लिखा होता है जॉन विक लविंग हस्बैंड। अब विटसन और उसका दोस्त जॉन की कब्र पे होते हैं। अब हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि जॉन जिंदा है या मर चुका है, या फिर विटसन ने उसकी सच्चाई को छुपाने के लिए उसकी नकली कब्र बना दी थी। अब इसी सवाल के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।